हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम आज आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग बुक और पेन के साथ बैठे और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट बात करेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। हमने एक आपको रिलेशन बताया था कूलॉम्स लॉ में कि जो मीडियम में लगने वाला फोर्स है वो लेस था किससे, एयर में लगने वाला फोर्स अपन में क्या था, के था। ये हमने आपको एक रिलेशन बताया था कि जब दो चार्ज को हमने मीडियम में रखा उसका फोर्स जो है वो कम था जब हम दोनों चार्ज को एयर में रखे थे, उनके बीच में लगने वाला फोर्स था। अब यहाँ के की वैल्यू जो थी हमने बताया था कि के की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। आज हम लोग आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। उसमें क्या है कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई दो चार्ज हैं। क्या है, दो चार्ज हैं। एक हमारा चार्ज है Q1 और एक हमारा चार्ज है कौन सा, Q2। तो हम क्या करते हैं, अगर इसको हम K को देखें तो हमने क्या बताया था कि K हमारा एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या है, K हमारा जो हमने को बताया था वो था हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम लोग बात करते हैं क्या कि अगर दोनों चार्ज के बीच में अगर हम एक मेटल रख दें, क्या रख दें, मेटल। हम दोनों चार्ज के बीच में एक मेटल रख देते हैं। क्या है हमारा ये मेटल। जब दोनों चार्ज के बीच में हम लोग मेटल रखते हैं तो मेटल के लिए हम लोग जो के की वैल्यू होती है ना, मेटल के केस में जो के की वैल्यू होती है उसको हम रखते हैं कितना, इनफाइनाइट। क्या रखते हैं, इनफाइनाइट। मेटल के केस में के की वैल्यू कितना थी, इनफाइनाइट। अगर यही हम लोग एयर के केस में देख रहे थे तो एयर के केस में के की वैल्यू जो थी हमारा 1 था, और यही अगर हम लोग मेटल के केस में देखें तो के की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है। और के की वैल्यू अगर एयर को छोड़कर किसी और मीडियम में रखेंगे तो के की हमारी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो आज हम लोग देखते हैं अगर हमारा ये मीडियम की फोर्स है, अगर के की जगह पे हम लोग इनफाइनाइट रख दें, क्या रख दें, इनफाइनाइट, तो हमारे मीडियम के बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। यानी रिलेशन क्या बता रहा है कि जब मीडियम में जब हम फोर्स को रखेंगे और उनके बीच अगर दोनों चार्ज के बीच मेटल रहा तो के की वैल्यू इनफाइनाइट, पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। यानी कि मीडियम में लगने वाला फोर्स हमारा कितना है, 0 है। कितना है, 0 है। अगर हम लोग बात करिए कि ये थे कि जो के की वैल्यू 1 रखे थे तो मीडियम में लगने वाला फोर्स एयर के बराबर था। बेसिकली ये रिलेशन हम लोग लिए थे किस लिए, Fm = F एयर अपान में इनफाइनाइट। तो जब के की वैल्यू हम लोग इनफाइनाइट रखेंगे तो मीडियम में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो ये मेटल के केस में अगर कहीं भी दो चार्ज हैं, नोट करने वाली बात क्या है कि अगर दो चार्ज हैं और दोनों चार्ज के बीच अगर मेटल रखा है तो मेटल के लिए जो हमारा के की वैल्यू होता है वो होता है इनफाइनाइट। और इस रिलेशन में जब हम लोग इनफाइनाइट की जगह के की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो मीडियम में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 0। आज का ये हमारा पहला नोट पॉइंट था। इसको आप लोग नोट में क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। नोट के केस में इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। तो हम इसको इरेज करते हैं, इस वीडियो को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही है, कूलॉम्स लॉ के बारे में बता रहे थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको हम लोग क्या डील करते हैं कि कूलॉम्स लॉ क्या क्या डील करता है। कल हमने कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ा था, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट था। और आज हम कूलॉम्स लॉ के बारे में कुछ और आपको
टिप पॉइंट्स बताने वाले हैं, ध्यान से जरा समझिए। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? इट ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरइम्पोजिशन। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करें तो ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो हमारा कूलॉम्स लॉ होता है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी ओबे करता है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है, अगर हम लोग मान लेते हैं, हम यहाँ पे एक चार्ज लेते हैं, क्या लेते हैं? हमारे पास एक क्यू नॉट चार्ज है। अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास क्यू नॉट क्या है? चार्ज है। ये चार्ज किस कंडीशन में? अभी रेस्ट में है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है? क्यू नॉट चार्ज है। अब मान लेते हैं कि इस चार्ज पे, इसके आसपास पे क्या है? मान लेते हैं हमारे Q1 चार्ज है, ये हमारा Q2 चार्ज है, ये हमारा Q3 चार्ज है, ये हमारा Q4 चार्ज है और ये हमारा Q5 चार्ज है। ठीक, ऐसे करते करते हमारे पास कितने चार्ज हैं? Qn नंबर ऑफ चार्ज हैं। कितने हैं? n नंबर ऑफ चार्ज हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कितने चार्ज हैं, इस चार्ज के आसपास जो है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। कूलॉम्स लॉ में, प्रिंसिपल लॉ में कहता है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, क्या? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज, ये जो दोनों पॉइंट चार्ज है ना, इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है, इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है, इसके आसपास के जो चार्ज है उनसे अनइफेक्टेड रहता है। क्या रहता है? अनइफेक्टेड रहता है। जैसे हम इसकी बात करें Q1 Q2 अपन R, इसके बीच रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं? R। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Q1 Q0 अपन में R², क्या इस सब जो चार्ज दिए हैं इनसे इफेक्टेड हो रहा है? नहीं। अगर हम इसको छोड़ दें, अगर हम इन दोनों चार्जेस को ले ले तो क्या ये चार्ज इफेक्ट हो रहा है? नहीं। अब इन्हीं दोनों के बीच फोर्स लग रहा है Q5 Q0 अपन में R²। अगर हम इस चार्ज को छोड़ दें और इस चार्ज की बात करें तो इन्हीं दोनों चार्जेस के बीच फोर्स लग रहा है, ये दोनों चार्ज क्या हो रहे हैं? अनइफेक्टेड हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब चार्ज सुपरपोजिशन पे, उसको क्या कहता है कि जब दो चार्जेस के बीच रखे, जब दो चार्ज हैं उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है उनके नाइबोरिंग यानी कि पड़ोसी जो चार्ज है उनसे अनइफेक्टेड रहता है, यानी कि इस पे इफेक्ट नहीं करता है। अगर इसके दोनों पॉइंट की बात करें, इस दोनों चार्ज के बीच की बात करें, इन दोनों चार्ज की बात करें तो केवल इन्हीं दोनों के बीच फोर्स लग रहा है और ये सभी चार्ज क्या हो रहे हैं? अनइफेक्टेड हो रहे हैं। क्या हो रहा है? अनइफेक्टेड। कहने का मतलब Q0 Q2 अपर R², यही केवल फोर्स लग रहा है, बल्कि ये सब चार्ज किस कंडीशन में है? अनइफेक्टेड है। तो यहाँ से क्या लिखने को मिलता है? अगर एक पॉइंट लिखना चाहे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू point charges is unaffected from the neighboring charge। यानी कंसेप्ट ये क्या हम लोग देखने को मिल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इज अनइफेक्टेड फ्रॉम द नाइबोरिंग चार्ज। यानी इस दोनों चार्ज के बीच जो नाइबोरिंग चार्ज है, किन्हीं दो पॉइंट चार्ज को हमने सेलेक्ट किया और उनके बीच जो लगने वाला फोर्स था उसके आसपास के जो चार्ज थे उनसे क्या था? अनइफेक्टेड था। यानी कि इन सभी चार्जेस पे इफेक्ट नहीं कर रहा था।
तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरइम्पोजिशन का पहला पॉइंट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, देन हम आपको इरेज करते हैं। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम इसके आगे क्या बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसी में हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। वो पॉइंट क्या है, अगर देखा जाए, ध्यान से जरा इस कंसेप्ट को समझिए। मान लेते हमारे पास ये पॉइंट चार्ज थे, ठीक है, इसके आसपास बहुत सारे चार्ज थे। तो ये चार्ज जो है क्या करेंगे, Q2 जो है इस पे फोर्स लगाएगा, Q1 जो है इस पे फोर्स लगाएगा, Q4 जो है Q0 पे फोर्स लगाएगा, Q1 जो इस पे फोर्स लगाएगा, Q5 भी क्या है, इस पे फोर्स लगाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि द नेट फोर्स एक्ट ऑन ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज। मतलब क्या कि इस चार्ज पे जो लगने वाला नेट फोर्स है, इस पॉइंट चार्ज पे जो लगने वाला नेट फोर्स है वो इक्वल है द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। यानी इस चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है उन सारे चार्ज का क्या है, वेक्टर सम है, उन सारे फोर्सेस का क्या है, वेक्टर सम है। क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पे, अगर लिखे तो कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द एनी चार्ज is equal to the vector sum of all the forces of charge। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस चार्ज पे इसने भी मान लेते हैं कि इस दिशा में इस पे कौन सा फोर्स लगाया, Fn। Q3 जो है इस पे फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं कितना, F3। Q1 जो इस पे फोर्स लगाएगा कितना, मान लेते हैं F1। और Q2 जो इस पे फोर्स लगाएगा कितना, F2। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स की, तो कितना हो जाएगा, F1 का वेक्टर प्लस F2 का वेक्टर प्लस F3 का वेक्टर प्लस डॉट 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 कितना, Fn। प्रिंसिपल ऑफ सुपरइम्पोजिशन क्या कहता है कि इस चार्ज पे जो लगने वाला नेट फोर्स है उन सभी चार्जेज के फोर्स का क्या है, वेक्टर सम है। इन सभी चार्जेज के द्वारा लगने वाला जो फोर्स है उन सभी चार्जेज का क्या है, वेक्टर सम है। तो इसीलिए इसे कहते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरइम्पोजिशन। सुपर इम्पोज करते हैं यानी कि सभी चार्ज इस पॉइंट चार्ज पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और उन सभी चार्जेज के फोर्स का वेक्टर सम करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरइम्पोजिशन। तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का टर्म हमारा इतना ही था, कूलॉम्स लॉ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरइम्पोजिशन और मीडियम पर कैसे इफेक्ट करता है उसके बारे में हमने बताया कि जब दोनों चार्जेस के बीच हमने जब एक मेटल को रखा, जब मेटल को रख रहे थे तो के की वैल्यू इनफाइनाइट थी, इसलिए हमारा जो मीडियम में लगने वाला फोर्स था वो मेटल के लिए क्या था, 0 था। उसके बाद हमने ये बताया कि दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स था, जो लगने वाला फोर्स है वो जो अगल बगल जब उसके चार्ज हैं यानी कि जो नेबरिंग चार्ज हैं उनसे अनइफेक्टेड रहता है। उसके बाद हमने बताया प्रिंसिपल ऑफ सुपरइम्पोजिशन में कि इस चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है इन सभी चार्जेस का जो फोर्स था उसका वेक्टर सम है, यानी कि नेट फोर्स F1 F2 इस चार्ज के द्वारा लगाएगा फोर्स, इस चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स Q3 के, यानी सभी चार्जेस के द्वारा जो लगाया गया जो फोर्स था उसका हमने वेक्टर सम कर दिया, यानी कि
वेक्टर एडिशन कर दिया, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। गॉट इट। तो आज के लेक्चर में यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।